एक फार्मूला बताया गया था आपको K4 FeCN का होल सेट। इस फार्मूले के द्वारा परिभाषाएं बहुत सी क्लियर हो जाती हैं, जिसमें हमें याद होना चाहिए जो Fe है ये क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ये जो Cn है ये किसको प्रदर्शित करेगा, लिगैंड को प्रदर्शित करेगा। और ये जो संख्या 6 है लिगैंड के साथ ये किसको प्रदर्शित करती है, उपसह संयोजन संख्या या उपसह संयोजन संख्या को ही क्या कहा जाता है, समन्वय संख्या कहा जाता है। बड़ा वाला जो कोष्टक होता है इसे हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजी मंडल कहते हैं। इतना तो याद है। फिर से यही चीज़ें लागू होंगी। हम आज 4 परिभाषाओं को देखेंगे तो चारों में ये आपके बार बार उपयोग होंगे। समावयवता के बारे में आप जानते ही होंगे। समावयवता का मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म। तो इस शब्द के बारे में आप पहले से ही पढ़े हैं, अभी पढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं इसमें सबसे पहले आयनन समावयवता के बारे में। आयनन समावयवता, आयनन समावयवता को आयनीकरण समावयवता भी कहा जाता है। आयनीकरण समावयवता ये है समावयवता। या तो हम आयनन समावयवता कहें या फिर क्या हो जाएगा, आयनीकरण समावयवता हो जाएगा। पहले उदाहरण को समझें, उदाहरण को समझते ही क्या हो जाएगी, परिभाषा क्लियर हो जाएगी। इतने पॉइंट आपको क्लियर हैं, इन्हीं का उपयोग हम फिर से करेंगे। तो एक फार्मूला देखते हैं यहाँ पर, CONH3 का होल 5 BrSO4 तथा इसके ऊपर फोकस कीजिए। और अब जो हम लिख रहे हैं थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर आएगा आपका CONH3 का होल 5 SO4 Br। इन दोनों फार्मूलों को देखिए और फिर परिभाषा बनेगी। CONH3 का होल 5 BrSO4, ऐसा आप पढ़ेंगे इसे। CONH3 का होल 5 SO4 Br, इसको ऐसा पढ़ेंगे। अब हमें मालूम है कि ये जो बड़ा वाला कोष्टक है इसे हम क्या कह रहे हैं, उपसह संयोजी मंडल। और ये वाला भी जो बड़ा वाला कोष्टक होगा ये भी क्या होगा, उपसह संयोजी मंडल होगा। यहाँ पर जो CO है ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। इसमें यहाँ पर ये जो CO है ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। और अब इस CO के अलावा चाहे हम इसमें देखें चाहे इसमें देखें, इस CO के अलावा इस उपसह संयोजी मंडल के अंदर जो भी है वो सब लिगैंड है। क्या है, लिगैंड। और बाहर भी ये क्या लगा हुआ है, लिगैंड लगा हुआ है। ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है। अब इसमें आप देखें ये सब किसको घेर के रखेंगे, CO को। अब इसकी परिभाषा सुनें। इस प्रकार की समावयवता उपसह संयोजी मंडल के अंदर तथा बाहर, ये कोष्टक का चिन्ह जो लगा हुआ है ये क्या है, अपना उपसह संयोजी मंडल। तो इस प्रकार की समावयवता, डेफिनेशन स्टार्ट हो गई है। इस प्रकार की समावयवता उपसह संयोजी मंडल के अंदर तथा बाहर लिगैंडों के परस्पर विनिमय के कारण उत्पन्न होती है। परस्पर विनिमय का मतलब समझ रहे हो, एक स्थान, इन दोनों ने क्या किया, अपने स्थान को एक्सचेंज कर लिया। देखो जहाँ Br था, Br की जगह
हमने किसको लिख दिया यहाँ SO4 को, तो जहाँ SO4 था वहाँ पर क्या चला गया Br। तो इन दोनों ने अपना स्थान क्या कैसा कर लिया, परिवर्तित कर लिया। माने ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, और लिगेंडों का क्या हो गया, परस्पर विनिमय हो गया। क्या हो गया, परस्पर विनिमय। माने लिगेंड आपस में एक दूसरे का स्थान क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कहाँ, उपसहसंयोजी मंडल के अंदर तथा बाहर। तो इस प्रकार की समावयवता ही हमारी क्या कहलाती है, आयनन समावयवता या आयनीकरण समावयवता कहलाती है। बात समझ गए। एक उदाहरण के द्वारा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार की समावयवता में उपसहसंयोजी मंडल के अंदर तथा बाहर लिगेंडों के परस्पर विनिमय के कारण कौन सी समावयवता उत्पन्न हो जाती है, आयनन समावयवता हो जाती है। यदि दूसरा उदाहरण देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CONH3 का होल 4 Cl2, और ये कोष्टक लगा दिया, मतलब किसको, उपसहसंयोजी मंडल को, और ये बाहर क्या है, NO2 यानी नाइट। तो ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और CO क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। अब करना क्या है, परस्पर विनिमय करेंगे। तो NO2 को यहाँ लाएंगे, एक NO2 अंदर आएगा, एक Cl को बाहर लिख देंगे, एक Cl यहीं लिखा रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CONH3 का होल 4, NH3 का क्या दिया गया है, होल 4, और एक Cl ये है, ठीक है। एक Cl को हम कहाँ ले गए, NO2 की जगह, तो NO2 को कहाँ लाना पड़ेगा, Cl की जगह। तो अभी तो एक Cl है, तो एक और NO2 ला रहे हैं उसकी जगह, तो कोष्टक में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक Cl को बाहर लिख देंगे, किसकी जगह, NO2 की जगह। देखो जहाँ NO2 था उस NO2 को उठाकर लाए उपसहसंयोजी मंडल के अंदर, और अंदर से एक Cl को कहाँ पर ले गए, उपसहसंयोजी मंडल के बाहर। तो इस प्रकार की समावयवता क्या कहलाती है, आयनन समावयवता कहलाती है। तो इसको आपको परिभाषित करना है। इस प्रकार की समावयवता में उपसहसंयोजी मंडल के अंदर तथा बाहर लिगेंडों के परस्पर विनिमय के कारण उत्पन्न होती है। या फिर इस प्रकार की समावयवता उपसहसंयोजी मंडल के अंदर तथा बाहर लिगेंडों के परस्पर विनिमय के कारण उत्पन्न होती है। और ये क्या हो जाएंगे, आपके दो उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर हुआ। परिभाषा किससे समझी हमने, उदाहरण से। उदाहरण से परिभाषा इसलिए समझी कि उदाहरण भी समझ में आ जाएगा, परिभाषा भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इस प्रकार की डेफिनेशनों में आपको प्रत्येक के दो दो उदाहरण तो याद होने ही चाहिए। तो ये हो गई हमारी कौन सी समावयवता, आयनन समावयवता। अब हम देखेंगे दूसरी हाइड्रेट समावयवता। दूसरी समावयवता कौन सी हो जाएगी, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट का मतलब जानते हो, जल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जल की बात हो रही है। तो दूसरी समावयवता कौन सी हो जाएगी हमारी, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट का मतलब किसकी बात होगी, अब H2O। इसमें जो भी परिवर्तन होगा ये किसके कारण होगा, H2O के कारण होगा। किसके कारण होगा, तो पहले हम उदाहरण को देखेंगे, उदाहरण से ही किसको समझेंगे, परिभाषा को। तो हम देख लेते हैं CrCl3 × 6H2O के 3 समावयवी होते हैं। CrCl3 × 6H2O के 3 समावयवी होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, समावयवी क्या है, जिनमें अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र कैसे हो, अलग अलग हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके हम कितने समावयवी लिखेंगे, 3 समावयवी लिखेंगे। सबसे पहला जो समावयवी हो जाएगा CrH2O का होल 6। H2O कितने हैं,
6। तो क्या लिख देंगे H2O का होल 6। ये उपसर्ग संयोजी मंडल क्या बचा हुआ है Cl। Cl के कितने हैं 3। इसका रंग कैसा होता है बैगनी, ये याद करना पड़ेगा। इसका रंग कैसा होता है बैगनी। इसके बाद हम क्या करेंगे एक H2O को बाहर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे CrH2O का होल 5 ले गए बाहर। बाहर उपसर्ग संयोजी मंडल ये है, बाहर पहले से ही अपना क्या था Cl3। एक यहाँ से उठा के अपन ने क्या रख दिया H2O। किसको रख दिया H2O। इसकी संरचना होती है, ये कैसे रंग का होता है हरे रंग का होता है, मतलब ये हरा हो जाएगा। अभी एक ले गए थे, एक को और ले जाएंगे तो CrH2O का होल 4 Cl3 तो बाहर क्या रहेगा 2H2O। गहरा हरा हो गया। कैसा हो गया गहरा हरा। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि साहब एक और निकाल लें तो गलत हो जाएगा। 3 समावयवी बनते हैं, बनाने वाले बता गए हैं, तो अब अपन कैसे निकाल लेंगे। हाँ अपन निकाल सकते हैं लेकिन वो सही नहीं रहेगा। निकालने को तो अपन 4 निकाल लें पूरे बाहर, लेकिन ये देखें आप यहाँ पे बताया गया कि इसके कितने समावयवी होते हैं 3। तो ये कितने समावयवी हो गए 3 समावयवी हो गए। हम बात कर रहे थे किसकी हाइड्रेट समावयवता की, और हाइड्रेट में हमने देखा कि जो भी होगा किसके कारण होगा जल के कारण होगा। किसके कारण होगा जल के कारण। तो परिभाषा में क्या देखेंगे इस प्रकार की समावयवता में किसी भी संकुल में उपसर्ग संयोजी मंडल, भाई ये पूरा क्या है संकुल, ये पूरा क्या है संकुल। किसी भी संकुल में उपसर्ग संयोजी मंडल, ये जो बड़ा वाला कोष्टक लगाए हैं इसको हम क्या कह रहे हैं उपसर्ग संयोजी मंडल। उपसर्ग संयोजी मंडल के अंदर और बाहर, उपसर्ग संयोजी मंडल के अंदर और बाहर, उपसर्ग संयोजी मंडल के अंदर और बाहर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। देखो इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, ये उपसर्ग संयोजी मंडल है, इसके अंदर जल के अणु कितने हैं 6, बाहर एक भी नहीं है। इसको देखो उपसर्ग संयोजी मंडल है, अंदर जल के अणु कितने हैं 5, एक बाहर है। तो एक दूसरे से ये अलग अलग नहीं हो गए, भिन्नता हो गई। अब इसको देखो तो उपसर्ग संयोजी मंडल के अंदर जल के अणु कितने हैं 4 और बाहर कितने हैं 2। तो इस प्रकार की समावयवता में किसी भी जटिल संकुल के उपसर्ग संयोजी मंडल के अंदर तथा बाहर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता के कारण, किसके कारण जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता के कारण क्या उत्पन्न होती है हाइड्रेट समावयवता। किसके कारण हो रही है जल के अणुओं की संख्या के कारण उत्पन्न हो रही है। इसका इसे हम क्या नाम दे रहे हैं हाइड्रेट समावयवता। तो आपको ये उदाहरण याद करना चाहिए CrCl3 × 6H2O के कितने समावयवी संभव हैं 3 समावयवी संभव है। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सी समावयवता थी हाइड्रेट समावयवता। CrCl3 × 6H2O के कितने समावयवी संभव हैं 3। कौन कौन से हैं CrH2O का होल 6 Cl3, फिर CrH2O का होल 5 Cl3 × H2O, CrH2O का होल 4 उपसर्ग संयोजी मंडल के बाहर Cl3 × 2H2।